अगला चैप्टर नंबर 12 है आपका, और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको प्रश्न अक्सर देखने को मिलेंगे। चैप्टर होगा जो आधारित आपका प्रश्न होगा वह केंद्र सरकार की योजनाओं पर, जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं होंगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? सही जवाब होगा सितंबर 2020 में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। इसके साथ ही ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति को सशक्त बनाकर रोजगार सृजन करना है, मछुआरों की आय को दोगुना करना है, और इसकी जो अवधि है वह 2020-21 से लेकर के 24-25 तक है। इस योजना पर संभवतः 20,050 करोड़ खर्च किए जाने हैं। अगली योजना है रफ्तार योजना। रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिलेगा? कटाई, अधोसंरचना प्लस कृषि उद्यमिता। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला, कटाई, अधोसंरचना तथा कृषि उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के स्थान पर प्रारंभ की है। इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी 60 और 40 के अनुपात में होगी। वहीं विशेष राज्यों के संबंध में यह जो रेशियो होगा वहाँ केंद्र सरकार का खर्च करेगी 90 और 10 राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना से कारोबारी मॉडलों का विकास होगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। रफ्तार योजना के वित्तीय निधि में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी किस अनुपात में है? तो 60 और 40 है। विशेष में जो होगा विशेष राज्यों में 90 और 10 का है। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के लिए किस क्षेत्र से रहा है? राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस रीजन से है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ग्रामीण पेयजल से, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना वर्ष 1965 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना ग्रामीण पेयजल से संबंधित रही है। इसकी शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा की गई थी। इससे प्रेरित होकर भारत सरकार ने वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के 5 घटक कौन कौन से? प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल तथा पोषाहार में से ग्रामीण पेयजल को बढ़ावा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ऑप्शन ए। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को की गई थी। दिसंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को किसमें मर्ज कर दिया गया? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में शामिल कर दिया गया। बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। भारत निर्माण योजना के घटकों में प्रमुख कौन है? बताइए। आपका सही जवाब होगा बिजली, दूरसंचार, आवास, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई है? तो याद रखिएगा 16 दिसंबर 2005 को। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2009-10 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित की गई थी और शुरुआत में यह देश के 5 राज्यों दैट इज तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गांवों का समुचित विकास करना था। निम्न में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रमुख कार्य हैं? सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना। सभी के सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रमुख कार्य है सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, आरक्षण जो सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान करना, IRDP के परिवार के स्कूली बच्चों की आर्थिक मदद करना। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के प्रति प्रतिबद्ध योजना है। निम्न में से कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का उद्देश्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। गांव में शहरी सुविधा प्रदान करना, गांव को क्लस्टर की तर्ज पर विकसित करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा बढ़ाना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को 16 अगस्त 2015 को प्रारंभ किया गया। इस मिशन का जो लक्ष्य है वह 300 ग्रामीण क्लस्टर को 2020 तक स्थापित करना। इसके प्रमुख उद्देश्य गांव को क्लस्टर की तर्ज पर विकसित करना, गांव में शहरी सुविधाओं का विकास करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा बढ़ाना आदि है। निम्न में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के संबंध में असत्य है? इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई, बिल्कुल सही है। और यह जो मिशन है वह गुजरात की मिशन की अवधारणा पर जो है यह आधारित है, तो यह भी सही है। इस योजना की जो घोषणा है वह बजट वर्ष जो 2012-13 में की गई थी, तो 12-13 में नहीं, यह 13-14 में रहा है, इसलिए यह जो है वो गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और इसके अंतर्गत क्लस्टर का समूह का जो है वो विकास किया जाना है। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पर। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है गांव का समग्र विकास करना। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद द्वारा एक आदर्श ग्राम बनाया जाएगा, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, सिंचाई, बिजली, पंचायत भवनों का निर्माण, शिक्षा, आजीविका, पर्यावरण स्थापित करना आदि महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है, जिससे कि ग्रामों व ग्राम पंचायतों को सशक्त किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष होगा 2017, ऑप्शन सी। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत स्वयं सहायता समूह वाले पिछड़े इलाकों में सड़क परिवहन की व्यवस्था को संचालित करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत किफ़ायती दरों पर परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2016 में। ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इसे अभियान के रूप में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज को बेहतर बनाना, किसानों की प्रगति तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में जीवन सुधार करना था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष होगा 1900
98। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सहायता से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2016। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य है कृषि न्यूनता को पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना तथा कृषि बर्बादी को कम करना। इस योजना की क्रियान्वयन अवधि वर्ष 2016-20 है, जिसमें कुल 6000 करोड़ का परिव्यय किया जाना है और यह रोजगार तथा ग्राम विकास को बढ़ावा देगा। एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? सही जवाब होगा किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करना। ऑप्शन ए। एग्री उड़ान योजना हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी द्वारा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करना तथा कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। निम्न में से कौन कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है? पहला दिया है कि इसके तहत 17.5 लाख कृषि और पंप प्रदान करने का लक्ष्य है, तो पहली बात बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर 34,422 करोड़ खर्च किया जाना है, यह भी सही है। इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो अपना खेती के लिए भी, सिंचाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गलत है वो है सी। इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सिंचाई ज़रूरतों में किया जा सकेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। तो यहाँ पर सभी होंगे घरेलू भी यूज़ करिए, अपना सिंचाई का भी यूज़ करिए। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन यहाँ गलत है। कुसुम, तो कुसुम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस योजना की मंजूरी कैबिनेट से वर्ष 2019 में प्राप्त हुई। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक 25.75 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का विकास करना तथा किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह सौर ऊर्जा से संबंधित योजना है। इसके तहत 34,422 करोड़ परिव्यय किया जाना है और इसके तहत 17.5 लाख कृषि सौर पंप प्रदान करने की योजना है। इससे प्राप्त ऊर्जा से किसानों को आय प्राप्ति होगी तथा सिंचाई जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। कुसुम योजना का संबंध किससे है? तापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर या ज्वारीय? सिंपल सी बात, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन एक नाबार्ड समर्थित योजना है? नाबार्ड समर्थित योजना है ऑप्शन डी, दैट इज प्रियदर्शनी योजना। ऑप्शन डी। केंद्र की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत प्रियदर्शनी योजना प्रारंभ की गई थी। नाबार्ड द्वारा समर्थित यह योजना राज्य में ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई है। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, इसमें राज्य सरकार के साथ लागत सहभाग अनुपात कितना है, यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना खर्चा है इंदिरा आवास योजना के तहत, तो साथ ही साथ राज्य सरकार कितना वहन करती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 75 और 25 का रेशियो है। इस योजना के तहत जो अमाउंट आता है उसमें 75% सरकार, केंद्र सरकार खर्च करती है और 25% स्टेट गवर्नमेंट। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी। इस योजना के तहत मकान का आवंटन महिला सदस्य अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है। इसके निधि के आवंटन में केंद्र व राज्य सरकार की हिस्सेदारी 25:5
75:25 के अनुपात में होती है। इसमें आवास का 60% भाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा 3% असक्षम या अशक्त लोगों को प्रदान किया जाता है। इसके लिए वित्त प्रदान किया जाता है। कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है संबंधित है कुटीर ज्योति योजना से? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को विद्युत जो है वो उपलब्ध कराना है कुटीर ज्योति योजना के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, बीपीएल जो ग्रामीण क्षेत्र में परिवार हैं उनको विद्युत उपलब्ध कराना है कुटीर ज्योति योजना का उद्देश्य। और इस योजना की शुरुआत हुई है वर्ष 1988 और 89 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रावधान था। वर्तमान में ये योजना पूरी तरह से क्या है, वर्ष 2013 से क्या है, बंद हो गई। अब ये सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1993। ऑप्शन बी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा 23 दिसंबर 1993 को की गई थी। देश का प्रत्येक सांसद, चाहे वह लोकसभा का हो या राज्यसभा का, उसे वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ आवंटन किया जाता है ताकि क्षेत्र का विकास कर सके। संसदीय क्षेत्र के विकास कार्य हेतु संबंधित जिलाधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों की अंशदान का अनुपात कितना पाया जाता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र सरकार कितना खर्च करती है और राज्य सरकार? आपका सही जवाब हो जाएगा 60 और 40 का रेशियो होता है। 60 केंद्र सरकार तो राज्य सरकार 40% खर्च करेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों की अंशदान का अनुपात 60 और 40 पाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सड़कों में वृद्धि करना तथा आधुनिकीकरण करना। इसके तहत 500 या अधिक जनसंख्या वाली संपर्क रहित बस्तियों को ग्रामीण संपर्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया? वर्ष होगा 2014। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत 4 अप्रैल 2005 को की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना। इसमें केंद्र का योगदान 40% था। वर्ष 2014 में इसी योजना को दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में मर्ज कर दिया गया, जिसके तहत केंद्र व राज्य जो हिस्सेदारी का अनुपात है, तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाता है पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में रेशियो कितना है, तो 60% खर्च करती है राज्य और केंद्र सरकार और 40% स्टेट गवर्नमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की? आपका सही जवाब होगा वर्ष 2002 में। तो कब शुरुआत की गई है? वर्ष 2002 में, याद रखिएगा। स्वजल धारा योजना जो है ये ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिसके तहत कुआं, बावड़ी बनाने, हैंडपंप लगाने आदि का कार्य किया जाता है स्वजल धारा योजना के तहत। इसमें खर्च का 10% ग्रामीणों को वहन करना पड़ता है, शेष जो है वो केंद्र सरकार वहन करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में कौन से उद्देश्य निहित थे? तो पूरा कार्यक्रम के तहत विद्युत कनेक्टिविटी, बाजार कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी, सभी की सभी। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम
पूरा की घोषणा 15 अगस्त 2003 को की गई थी। इसमें सड़क, परिवहन, विद्युत कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी, बाजार कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में यह कार्यक्रम वर्ष 2015 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के रूप में कार्य कर रहा है। मान लीजिए फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाता है तो याद रखिएगा, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज, ठीक है, एमिनिटीज टू रूरल एरिया, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरा का फुल फॉर्म मान लो पूछ लिया जाए तो प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। यह लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ राजस्व। आपका सही जवाब बनेगा, आपने कई सेट में आपने इस प्रश्न को देखा होगा। करेक्ट आंसर इज 70 लीटर। कितना? 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई है? सही जवाब होगा, योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन सी। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इसे राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार में कम से कम एक या प्रत्येक व्यक्ति को बैंक खाते से जोड़ना है और इसके लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त 2 लाख तक की बीमा कवर, आसानी से धन स्थानांतरण, ओवरड्राफ्ट की सुविधा आदि प्रदान की जाती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, ऊर्जा आपूर्ति करना। पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा आपूर्ति करना अर्थात गांव में ऊर्जा पहुंचाना और यह 24/7 ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है इन 24 घंटे। और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग फीडरों की व्यवस्था भी की गई है। इसके तहत फीडर लाइन को अलग रखते हुए विवेकपूर्ण विद्युत आपूर्ति का प्रावधान है। इतना ही नहीं, ट्रांसफार्मर फीडर उपभोक्ताओं की नपाई सहित पारेषण और वितरण की आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण एवं आवर्धन भी किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थी को कितनी राशि की सहायता प्रावधान किया गया है? कितना अमाउंट? 1,30,000 है, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लाभार्थी को 1,30,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में 20 नवंबर 2016 को शुरुआत की थी। इसके तहत वर्ष 2019 तक 1 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था और मैदानी इलाकों में लाभार्थी को, भाई पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 है, मैदानी में यानी नॉर्मली जो है वो 1,20,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। सबके लिए आवास मिशन 2022
का प्रमुख लक्ष्य कौन सा है? इसका प्रमुख लक्ष्य है कि सबको आवास उपलब्ध कराना है वर्ष 2022 तक, सस्ता ऋण मुहैया कराना, पुराने घरों का विस्तार करना, सभी की सभी। ऑप्शन डी, सबके लिए आवास मिशन 2022 का प्रमुख लक्ष्य है वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराना, सस्ता ऋण मुहैया कराना, पुराने घरों का विस्तार करना आदि। इसके तहत जो ऋण लेने वाले लाभार्थी हैं उनको 2 लाख रुपए तक का ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है और इस योजना का जो क्रियान्वयन है वह राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। निम्न में से कौन गोवर्धन योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो गांव को स्वच्छ बनाना, साथ ही साथ जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करना। दोनों के दोनों यहाँ पर आपके सही जवाब होंगे। ऑप्शन सी, गोवर्धन योजना की जो शुरुआत हुई है और वर्ष 2018 में 1 फरवरी को की गई थी। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक क्लस्टर का निर्माण करते हुए 700 क्लस्टर स्थापित करने की योजना का जो है वो लक्ष्य है। निम्न में से कौन सा कथन गोवर्धन योजना के संबंध में सही नहीं है? पहला दिया है कि इसके तहत पशुओं के अपशिष्ट को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। कृषि कचरे का उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जाएगा। यह भी सही है। इस योजना के तहत व्यवसाय मॉडल का विकास किया जाएगा। यह भी सही है। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य बताया जा रहा है वह कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देकर आय बढ़ाना है। तो ये क्या है? गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है? आपका सही जवाब होगा 1 लाख। ऑप्शन ए। भारत सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर से सभी गांवों को जोड़कर उच्च गति के ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2017 में भारत नेट परियोजना का दूसरा चरण प्रारंभ किया। इसके पहले चरण के तहत दिसंबर 2017 तक देश की 1 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया। दूसरे चरण का जो लक्ष्य है वह रहा है 1.5 लाख गाँव को जोड़ा जाना था, जिसमें काफ़ी सफलता प्राप्त भी कर ली गई है और कुछ जारी भी है। और इसका जो तीसरा चरण है ना वो भी प्रारंभ किया गया है और इसकी अवधि है वर्ष 2019 से 23 तक है। भारत नेट परियोजना के तीसरे चरण की अवधि क्या है? तो वर्ष 19 से 23 है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है? पहला दिया है कि इसकी जो घोषणा है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। तो यही आपका कथन जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि यह जो है मोदी जी ने शुरू किया था। इसके तहत 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। इसके तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। घोषणा कब की गई थी? तो 12 मई 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान की 5 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? तो अर्थव्यवस्था शामिल, अवसंरचना है, मांग है, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ जो दे रखा है बैंकिंग विकास, यह इसमें शामिल नहीं है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की 5 स्तंभों में बैंकिंग विकास शामिल नहीं है, जबकि अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, मांग तथा प्रौद्योगिकी व गतिशील जनसांख्यिकी, इन 5 स्तंभों को शामिल किया गया है। खाद्यान्न बैंक योजना जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, इसके तहत किस स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया था? सही जवाब है पंचायत स्तर पर। ऑप्शन सी। खाद्यान्न बैंक योजना जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, इसके तहत पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया था। यह ग्राम विकास को बढ़ावा देने, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध था। गांव में बीमा से जोड़ने के लिए किस वर्ष संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की
शुरुआत की गई थी? आपका सही जवाब होगा वर्ष 2017 में। गांवों को बीमा से जोड़ने हेतु वर्ष 2017 में संपूर्ण बीमा ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत तो देश के हर राजस्व जिले में कम से कम एक गांव का चयन करने का प्रावधान है, जिसमें कम से कम 100 घर हों। प्रत्येक घर में कम से कम एक ग्रामीण पोस्टल जीवन बीमा पॉलिसी देने का प्रावधान है। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जनधन योजना, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर वर्ष 2014 में की थी, आधिकारिक तौर पर यह कब प्रारंभ की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। वर्ष 1992 में स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ऑप्शन ए। वर्ष 1992 में स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम देश के शीर्ष केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा शुरू किया गया था। यह स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ता है। इसकी सफलता को देखते हुए तथा इस स्थिति को बनाए रखने हेतु वित्तीय समावेशन को आवश्यक बताया गया है। वर्तमान में जनधन योजना इसका प्रमुख उदाहरण है, जो वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अधिकतम कितनी राशि बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत अधिकतम जो लोन का अमाउंट है वह 25 लाख है, ऑप्शन डी। SGSY का फुल फॉर्म आपको बताना है, पूर्ण रूप। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। SGSY का पूरा नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना आदि है। इस योजना का वर्ष 2009 में नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास मिशन कर दिया गया है। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? वर्ष 2000 ईस्वी में। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2020 से किया गया था। 2002 करिए इसको, एक्सक्यूज मी, इसको आप 2000 ईस्वी करिए, तो 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को कर लीजिएगा। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को, यानी जो पात्र वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको प्रतिमाह 10 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसे वर्ष 2002-03 में राज्यों को अंतरित कर दी गई। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? अंत्योदय अन्न योजना आपने देखा होगा, जिनके पास लाल कार्ड होता है उनको 35 किलोग्राम मिलता है। उनकी यूनिट पर कोई आधारित नहीं, एक लाल कार्ड है तो 35 किलोग्राम मिलेगा। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में 1 अगस्त 2004 को 50 लाख और BPL परिवारों को जोड़कर विस्तार किया गया। प्रारंभ में इसके तहत 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता था, अब कितना है? 35। अगला प्रश्न है कि काम के बदलते अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ, क्या लिख देते हैं लोग, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वह किस वर्ष किया गया था? यहाँ पर आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए सही जवाब होगा। वर्ष 2004 में जो है 4-5 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की जो शुरुआत है वर्ष 2004 में ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों की परामर्श से योजना को जो द्वारा की गई थी, और इस योजना के तहत बदलते अनाज
काम के बदले अनाज कार्यक्रम अनाज देने का जो है प्रावधान किया गया और इसका उद्देश्य देश की सर्वाधिक पिछड़े 150 जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अलावा अतिरिक्त संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित जो है वो करना है। ठीक है, तो डिपेंड कीजिएगा, वहाँ पर कभी कभी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं आपको ऑप्शन 1977-78 भी दिखेगा। ठीक है, तो आप वो लगाइएगा, कई जगह थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। विशेषकर जो शुरुआत हुई है 14 नवंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं की टाइम पीरियड भी रहा है। उसके पहले भी इसकी चर्चा हुई थी, 1977-78 भी आपको देखने को कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको जिस तरह दिखेगा तो उसमें से एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। एनआरईजीपी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म आपको बताना है। आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट योजना है। तो एनआरईजीपी का नाम जो है वो पूरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। फिर 2009 में 2 अक्टूबर को इसका नाम जो है थोड़ा बदल दिया गया। इसमें महात्मा गांधी को ऐड कर दिया गया, एमजी नरेगा कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके तहत काम के इच्छुक व्यक्ति जो हैं उनको 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई। इसकी मजदूरी में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 90% जो है खर्च करती है और 10% राज्य सरकार। वहीं अगर मटेरियल जो कि ईंटा बालू पत्थर आते हैं उनमें देखेंगे तो 75% केंद्र सरकार और 25 राज्य सरकार। इसके तहत 150 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है मटेरियल के तहत, और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 1/3 जो है वो कर दी गई है। तो घटना चक्र 2022 एडिशन को आप कवर कीजिएगा और योजनाओं से संबंधित जो आपका चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 6 है, देख लीजिएगा अच्छे से, वहाँ पर सारी योजनाओं को कवर कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा निधिकरण का जो अनुपात है वह कितना है? सामग्री के मटेरियल में कितना है? 75 और 25 का रेशियो। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किन परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है? अनुसूचित जाति प्लस अल्पसंख्यक समुदाय प्लस अन्य पिछड़ा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निर्देशन में आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार को शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात कितना होता है? 60% खर्चा केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक एवं सामाजिक अंतर को दूर करके प्रारंभिक शिक्षा सभी को सुलभ कराना। इसकी निधि में केंद्र और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वह 40 और 60 में पाई जाती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके साक्षर भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यहां पर आपका सही जवाब होगा वर्ष 2009। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके 8 दिसंबर 2009 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में लिंग असमानता को दूर करना है। इसमें 85% महिलाएं तथा कुल लक्ष्य का 50% अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का निम्न में से एक कौन सा उद्देश्य है? तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना,
लिंग असमानता को दूर करना, सामाजिक एवं आर्थिक अवरोधों को दूर करना। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? केंद्रीय आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय, ऑप्शन ए। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इसकी शुरुआत ग्रामीण तथा शहरी जीवन स्तर में सुधार हेतु की गई और इसका क्रियान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है? 5,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक, ऑप्शन ए। और इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में देश के किस राज्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया है? आपका सही जवाब होगा वर्ष 2015 में हरियाणा से। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं को गुणवत्ता शिक्षा देना, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा लोगों की मानसिकता में सुधार लाना है। यह योजना वर्तमान में देश की 640 जिलों में संचालित है। 640 जिलों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोले जाने का प्राविधान है? सही जवाब होगा 10 वर्ष से कम, ऑप्शन सी। बालिकाओं की लघु बचत स्कीम के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना तथा उसके नाम से बचत को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का बैंक में खाता खोला जाना अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की लाभार्थी के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? 18 से 70 वर्ष, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की लाभार्थी के लिए 18 से 70 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी और यह योजना एक दुर्घटना जीवन बीमा योजना है और इसके तहत अस्थायी अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का बीमा कवर करने का प्रावधान है। इसमें व्यक्ति को 12 रुपये का वार्षिक प्रीमियम का भुगतान भी करना होता है और इसके तहत 2 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को न्यूनतम और अधिकतम पेंशन राशि प्रत्येक माह कितना रुपये किए जाने का प्रावधान है? मैक्सिमम और अधिकतम, यानी मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम अधिकतम। तो न्यूनतम जो राशि है वो 1,000 रुपये है और मैक्सिमम 5,000, ऑप्शन सी। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु की असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उनके श्रमिकों के लिए ये योजना है। इस योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष जैसे उसकी आयु पूरी हो जाती है तो कम से कम 1,000 और मैक्सिमम 5,000 रुपये तक के लिए प्रतिमाह जो है पेंशन का प्रावधान किया गया है। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? आपका सही जवाब होगा वंदे मातरम योजना, ऑप्शन सी। वंदे मातरम योजना की शुरुआत फरवरी 2004 में की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को महिलाओं की जांच की जाती है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? सही जवाब होगा 120 मिलियन। भारत में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसके तहत वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में 120 मिलियन शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जबकि
10 करोड़ अर्थात 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त करना, जिसे वर्ष 2019 में घोषित भी कर दिया गया है। इस मिशन ने सकारात्मक पहल की और उपलब्धि भी हासिल की है। राज्यों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने तो इसके लिए 685 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी वर्ष 2014 में किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया है? 685 करोड़। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के क्रियान्वयन की अवधि वर्ष कब तक है? सही जवाब होगा वर्ष 2024-25। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की उपलब्धियों को देखते हुए इसे बनाए रखने हेतु स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का प्रारंभ किया गया है, जिसकी अवधि वर्ष 2020-21 से लक्ष्य प्राप्ति की अवधि 24-25 है। अर्थात इसकी क्रियान्वयन की जो अवधि है वर्ष 2024-25 निर्धारित है। इसके तहत खुले में शौच मुक्त अभियान भी जारी रहेगा। वहीं ODF प्लस पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे स्वच्छता की निरंतरता बनी रहे। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2005 में। ऑप्शन ए। जननी सुरक्षा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। यह माताओं तथा शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलाया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा वित्तीय सहायता देना है। जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव कराने पर कितनी राशि की नगद सहायता प्रदान की जाती है? 1400 रुपये। जननी सुरक्षा योजना के तहत जन स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव कराने पर 1400 रुपये की नकदी सहायता प्रदान की जाती है। इसमें आशा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। योजना के तहत घर पर ही प्रसव को प्राथमिकता देने वाली गर्भवती महिला को प्रति प्रसव 500 रुपया नकद सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस आयु के बच्चे लाभार्थी के रूप में शामिल होते हैं? 0 से 18 वर्ष होगा, यानी 18 वर्ष तक। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 वर्ष आयु के बच्चे लाभार्थी होते हैं। यह कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इसके तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चे और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित 6 से 18 वर्ष के बच्चों में टीबी और कुष्ठ रोग का जल्द पता लगाने के लिए जांच का प्रावधान है। इसके अंतर्गत बीमारी, न्यूनता तथा विकलांगता सहित बच्चों के विकास में आने वाली रुकावट को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? पोषण पर, साथ ही यौन हो गया, साथ ही प्रजनन। तो सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? 7 जनवरी 2014 को। इसमें 10 से 19 वर्ष के वयस्कों को लक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत पोषण, यौन, प्रजनन, स्वास्थ्य, नशाखोरी, गैर संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य, चोर और हिंसा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए संचालित समग्र योजना के तहत कौन सी उप योजना का संचालन नहीं किया जाता है? ऑप्शन सी, मासिक धर्म स्वच्छता योजना। निम्न में से कौन परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना के उद्देश्य हैं? उपरोक्त सभी। परिवार नियोजन में सहायता करना, जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करना, माता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना।
मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2014, ऑप्शन सी। भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। यह एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक ऐसे बच्चों का टीकाकरण करना जिन्हें 7 बीमारियों से लड़ने के लिए टीका नहीं लगाया या आंशिक लगाया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महीने की किस तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक तौर पर गुणवत्ता युक्त जांच कराई जाती है? 9 तारीख को। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत वर्ष 2016 में देश की गर्भवती महिलाओं को व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच हेतु की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच करना। इसके तहत महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक तौर पर सुनिश्चित एवं गुणवत्ता युक्त जांच कराई जाती है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है? सही जवाब होगा वर्ष 2022 तक। राष्ट्रीय योजना मिशन अभियान के तहत वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। यह नीति आयोग की संकल्पना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय पोषण अभियान की। इसका प्रमुख उद्देश्य है भारत में कुपोषण की समस्या को समाप्त करना। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2017 में की गई थी। राष्ट्रीय पोषण अभियान किसकी संयुक्त पहल के अनुरूप है? तो WHO हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, साथ ही साथ यूनिसेफ भी है और साथ ही साथ सतत विकास लक्ष्य। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा, सभी की सभी। राष्ट्रीय पोषण अभियान मिशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ तथा सतत विकास लक्ष्य की संयुक्त पहल के अनुरूप है। इसके तहत जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 2017 से 22 तक में 2% की कमी लाना है और वहीं स्टटिंग को 2022 तक कम करके 25% के स्तर तक लाना है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन बी 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई। इसके तहत सभी पात्र गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिला को कुल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 5,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं तथा शेष 1,000 रुपये जननी सुरक्षा योजना के अनुरूप संस्थागत प्रसव के बाद दिए जाते हैं। अर्थात इसका उद्देश्य है वित्तीय सहायता प्रदान करना। निम्न में से प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का उद्देश्य क्या है? वित्तीय सहायता देना। सुमन योजना जैसे सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना को किस वर्ष शुभारंभ किया गया था? सही जवाब होगा 10 अक्टूबर 2019 को। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 10 अक्टूबर 2019 को की थी। इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 13वें सम्मेलन की शुरुआत के दौरान की गई थी। इस योजना के साथ ही वेबसाइट तथा शिकायत निवारण पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया था। निम्न में से कौन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के उद्देश्य हैं? शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, साथ ही भुगतान रहित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, माता एवं शिशु को
प्रसव हेतु चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करना। सभी की सभी ऑप्शन डी। विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना द आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से की थी? ऑप्शन यहां पर ए सही जवाब होगा, झारखंड से। विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से की थी। इसके तहत देश के करीब 50 करोड़ लोगों को सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। यह बीमा योजना बीपीएल परिवारों, असंगठित क्षेत्र की श्रमिकों आदि के लिए लाभप्रद है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीय तथा तृतीय स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है? 5 लाख रुपए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीय तथा तृतीय स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक चिकित्सीय खर्च करने का प्रावधान है। इसके अलावा इसके प्रमुख उद्देश्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को मजबूत करना और 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर का निर्माण भी करना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेकेंडरी और टर्टियरी जो सेक्टर हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर को नहीं लिया गया है इसमें। दूसरा और तीसरा स्वास्थ्य देखभाल जो है इसमें शामिल किया गया है। 5 लाख है प्रत्येक परिवार का। और यहाँ पर रेशियो वगैरह नहीं बताया गया है कि कितना केंद्र सरकार खर्च करेगी और कितना जो है वो राज्य सरकार खर्च करेगी। ठीक है, तो ये घटना चक्र से आप कवर कीजिएगा अच्छे से, वहाँ पर मिलेगा थ्योरी के पार्ट को। 2022 एडिशन, ठीक है, चैनल और प्लेलिस्ट पूरा बुक का है, देख लीजिएगा। निम्न में से कौन जन औषधि योजना के संबंध में सही है? जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी। जन औषधि योजना राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित है। इसके तहत वहनीय कीमतों पर तथा निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे कम आय वाले गरीब लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, वित्तीय सहायता। सुपोषित माँ अभियान योजना के तहत किसी पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना है। बच्चों को, महिलाओं को, माताओं स्तनपान कराने वाली को, सभी की सभी ऑप्शन डी। साथ ही साथ याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत है सुपोषित माँ अभियान की, वो मार्च 2020 में राजस्थान की कोटा से शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विकास योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था? तो ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास प्लस ग्रामीणों के मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना, व्यक्तित्व विकास करना, सभी की सभी ऑप्शन डी। और सामुदायिक जो विकास योजना कार्यक्रम है, ये 2 अक्टूबर 1952 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य आघात से उत्पन्न वित्तीय देयताओं से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना था, जिसमें अस्पताल में भर्ती कराना भी शामिल किया गया था। वर्तमान में इस योजना का विलय आयुष्मान भारत अभियान योजना में कर दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय किस योजना में किया गया है? तो आयुष्मान भारत, ऑप्शन सी। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन की पकाने, परोसने या उपभोग करने में स्वच्छता का जो ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी होनी चाहिए? तो स्वच्छता भोजन पकाने परोसने में दैनिक करना है, ऑप्शन ए। मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था।
इसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को दोपहर का पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। इसके तहत भोजन पकाने, परोसने एवं उपभोग में स्वच्छता का ध्यान रखने हेतु दैनिक आवृत्ति पर जांच पड़ताल की जाती है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? बच्चों की न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा क्षमा ही करनी होगी, अर्धवार्षिक, ऑप्शन ए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन अर्धवार्षिक आवृत्ति पर होता है। इस भोजन में केंद्र व राज्य के अनुदान में जो हिस्सेदारी है क्रमशः 75 और 25 के अनुपात में पाई जाती है। तो दोस्तों, इसी 86 प्रश्न के साथ आपका जो चैप्टर रहा है इम्पोर्टेंट चैप्टर केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला जो चैप्टर होगा वो आपका उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से संबंधित जो ग्रामीण विकास पर आधारित होंगी, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा आपका अरिहंत पब्लिकेशन का जो MCQ रहा पूरा। और ऑलरेडी आपको मास्टर वीडियो जो 10 सेट का उसको प्रोवाइड किया जा चुका है।